गज्जू बन्ना जी पधार चुके हैं। खम्मागढ़ी गजेंसा जी, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अपने जोधपुर में जो लोगों के प्रति एक लगाव है, एक अलग लेवल का है, मैंने खुद देखा है। लेकिन वहां पर गज्जू बन्ना बहुत बोलते हैं आपको लोग, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं जब विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में आया था और तब उस समय जो साथी लोग, जो मित्र लोग जिस नाम से पुकारते थे, धीरे धीरे वही नाम वहाँ जोधपुर में एस्टेब्लिश हो गया और अब लगभग सभी लोग आज भी उसी नाम से पुकारते भी हैं और मुझे भी उसी नाम से पुकारा जाना मुझे लगता है कि बेहतर है। ज़्यादा करीबी, ज़्यादा अपनापन, ज़्यादा अपनायत जो है वो महसूस होती है और मेरा शहर जो है वो अपनायत का शहर है, प्रेम का शहर है, प्रीति का शहर है, संबंधों का शहर है। इसलिए वहाँ पे इस तरह के नाम से पुकारे जाने की परंपरा भी है। और ये जो प्रेम है जिसका प्रियंका ने जिक्र किया, जो प्रियंका ने देखा है वहाँ जाकर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जब भारत में विविधता की बात आती है तो संस्कृति और पर्यटन हमारे जहन में आता है और ये आसान बात नहीं है कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। लगातार तीसरी बार आप सरकार में मंत्री हैं। गजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा, जिस तरह संस्कृति पर्यटन मंत्रालय पहले काम कर रहा था और निरंतर उसमें सुधार हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अभी हमें बहुत सुधार करना है और उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पहले अपने कालखंड में मुझे कृषि क्षेत्र में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। वो अपने आप में एक चुनौती भरा क्षेत्र था। जब 2019 में देश की जनता ने दूसरी बार आशीर्वाद दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल जो जीवन का आधार है और आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय है जी, उस पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और तीसरी बार अब 10 साल के सम्मानीय मोदी जी के कालखंड के बाद में, उनके शासन के बाद, जिस तरह से भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में एक बार पुनः नए सिरे से प्रतिस्थापित हुआ है, जिस तरह से भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक पक्ष, भारत से उद्भूत ज्ञान, चाहे वो संस्कृत है, भारत का योग है, भारत का आयुष है, भारत की कृषि परंपरा है, भारत की ऋषि परंपरा है, भारत की कला और संस्कृति है, इन सब को जानने और पहचानने का एक नए सिरे से आकर्षण विश्व में भारत के प्रति बढ़ा है। भारत को देखने का नजरिया जिस तरह से बदला है, उसके चलते हुए ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो मंत्रालय है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ में काम करने वाला, कर सकने वाला जो है वो विभाग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। जहाँ तक पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें, हम सब ने इतिहास में पढ़ा है, भारत को जानने के लिए, भारत की बौद्धिक संपदा को अनुभव करने के लिए, भारत के ऐश्वर्य को अनुभव करने के लिए, भारत के ज्ञान और विज्ञान को पहचानने के लिए, भारत की स्थापत्य को जानने के लिए दुनिया भर से भारत में लोग, इतिहास साक्षी है, भारत को आते थे। केवल आते नहीं थे, उनके पदचिन्ह आपको भारत में अनेक स्थानों पर, लगभग सभी राज्यों में कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत को कालांतर में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब एक बार ठीक उसी तरह की परिस्थिति मैं सामने खड़ी देखता हूं। जब भारत को जानने पहचानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने जिस तरह से काम किया है, धरती पर सामान्य आदमी के जीवन पर परिवर्तन लाने के कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंटेशन करने के व्यवस्था को लेकर के और स्पेस सेक्टर तक जिस तरह से भारत ने प्रगति की है, भारत की तरफ देखने का कौतूहल और उत्साह नए सिरे से जो है वो बढ़ा है। उसका लाभ निश्चित रूप से ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को होगा। अगर हम 2024 की बात करें तो ये साल मुख्य तौर पर भाजपा के लिए हैट्रिक का साल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अगर कुछ दिनों पहले हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई जो अपनी हैट्रिक दर्ज करती है और जीत दर्ज करती है। और अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो आपको हम 2014 से देख रहे हैं, लगातार बैक टू बैक दमदार जीत दर्ज कर रहे हैं।
और मोदी मंत्रिमंडल में आप शुरुआत से ही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका, इसके लिए पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा ये जिस तरीके से हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें, दुनिया में अभी टॉप 5 पर हैं, जल्द ही टॉप 3 पर भी आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम पर्यटन की नक्शे पर देखें भारत को, तो अभी टॉप 10 देशों में भी नहीं है। इसके पीछे मुख्य तौर पर क्या कमी आप मानते हैं और किस गति से काम करने की जरूरत है? देखिए, पर्यटन के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। भारत के प्रति देखने का उत्साह तो लोगों का है, लेकिन भारत में आकर के यहाँ ट्रैवल एंड टूर के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, उसकी कमी हमारे यहाँ थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल के कालखंड में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्पेशली जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरपोर्ट्स का जिस तरह से विस्तार हुआ, 1.5 लाख किलोमीटर नए हाईवेज बने, नए रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, नए सेमी एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो गई हैं, वंदे भारत चालू हो गई हैं, 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे फंक्शनल हो गए हैं। उस सब के चलते हुए लोगों की ट्रैवल करने की सुविधाएं बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से जब हम बाहर निकले तब अनुकूलताएं सामने दिखाई देती। उससे पहले जिस तरह के, क्योंकि घर से निकल करके कोई भी कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से जाएगा या पर्यटक की तरह जाएगा, तो पहली चीज वो देखता है वो शांति। लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें ना, जब सर कोई प्रियंका जी, शांति पहली चीज देखता है, स्टेबिलिटी देश में देखता है। देश में, जिस देश में नित्य प्रतिदिन हर तीसरे महीने कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है, और जिस देश में जो है हर तीसरे महीने कोई बड़ा घोटाला होता हो, जिसकी पहचान ही आतंकवाद से ग्रसित देश की बन गई हो, वहाँ कोई नहीं आएगा। सर, ये बहुत बड़ी बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पर्यटकों की बात करें, जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़े प्रभावित होते हैं। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई गोवा बहुत महंगा है, उससे बेहतर है कि थाईलैंड में चले जाओ, या फिर श्रीलंका बहुत सस्ता है, केरल से ज़्यादा, केरल जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो घरेलू हमारा टूरिज्म है, अगर इसको थोड़ा और सस्ता कर दिया जाए तो यहाँ पर और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर भी स्थिति बेहतर होगी? देखिए, घरेलू टूरिज्म सस्ता करने का विषय नहीं है। हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी होटल्स हैं, हमारा एयर टिकटिंग है, वो महंगा क्यों है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज देश से, विदेश से देश आने वाले लोगों के लिए भी और भारत के कोर टूरिस्ट के लिए भी आज जो है हमारे होटल्स हैं, हमारा जो है एयरवेज हैं, वो कंपैरेटिवली महंगे हैं। लेकिन महंगे होने के बाद में वो खाली नहीं है। आप देश के किसी भी होटल में चले जाइए, किसी भी डेस्टिनेशन पे चले जाइए, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी। ये जो हमारी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की बढ़ती हुई ताकत है, इस ताकत ने निश्चित रूप से विदेशी सैलानी को एल्बो आउट किया है। लेकिन फिर भी जिस गति के साथ में भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है, और साथ साथ में भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम धरातल पर हुए, और उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जिस तरह से उसके चलते हुए भारत में मध्यम वर्ग का विकास हो रहा है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, और जब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल रहा है, वो एस्पायरिंग क्लास है जो सदियों से इस बात का इंतजार कर रही थी कि हमें, जो दशकों से इंतजार कर रही थी कि हम भी कभी घर से बाहर निकल करके जाएंगे। बिल्कुल। उनकी जो बढ़ती हुई ताकत है वो हिंदुस्तान में इस सेक्टर को सबसे प्रोमाइजिंग सेक्टर बनाती है। आज अगर हिंदुस्तान की जो है हमारी इकोनॉमी जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, हम 7.5% की गति से बढ़ने वाले देश हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जिस तरह से हमारा मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, हमारा टूरिज्म जो है, हम पूरा टूरिज्म सेक्टर इस बात को मानता है, केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं फैक्टर इन करूं तो भी 14% की ग्रोथ से बढ़ेगा। आज $247 बिलियन का टूरिज्म मार्केट है, और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये $500 बिलियन हो जाएगा। लेकिन ये $500 बिलियन ऑर्गेनाइज मार्केट है। बिल्कुल सर। अनऑर्गेनाइज को अगर आप काउंट करेंगे तो इट विल गो अप टू $1 ट्रिलियन। सर, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो आपने मार्केट बताया है, आपके पास 2 महत्वपूर्ण चीजें, संस्कृति और पर्यटन, और इनका जब मेल होता है तो भारत की संस्कृति को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, और भारत का जो पर्यटन है वो हमारी संस्कृति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। गजेंद्र जी, आने वाले महीनों में मैं कहूंगा कि कुछ दिन में इस देश में सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है, और दुनिया की निगाहें भारत पर है। गजेंद्र जी, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि विश्व पटल पर भारत का मान ऐसा बढ़े, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है, और आप दुनिया में आज रिपब्लिक भारत के इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कल्चर इज मदर ऑफ टूरिज्म।
वहीं से पर्यटन का प्रारंभ होता है। और भारत के पास में क्योंकि दिखाने को इतनी सारी विविधताएं हैं, ज्योग्राफिकल, फिजिकल, कल्चरल, भारत का डिफरेंट कॉस्ट्यूम की जो विविधताएं हैं, भारत के पहनावे की, खान पान की, संस्कृति की, नृत्य की, संगीत की, भारत अपार संभावनाओं के द्वार पर है। जहाँ तक कुंभ का विषय है, कुंभ को लेकर हम सब के मन में जो सबसे बड़ा संकट और चुनौती हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि कुंभ तो हर 12 साल में आता है, हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है, वो होता था गंगा नदी के जल की जो है वो निर्मलता और अविरलता। बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गंगा पर हमने काम किया, और मुझे भी सौभाग्य मिला 5 साल तक माँ गंगा की सेवा करने का, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि इस कुंभ में जब लोग आएंगे, पिछली कुंभ में भी उन्होंने चमत्कृत दृष्टि से गंगा में हुए परिवर्तन को देखा था, अब की बार दांत के नीचे उंगली दबा करके जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव को जब देखेंगे, जो 12 साल के पहले के कुंभ में आया था, वो जब अब भारत में आएगा तो उसके लिए एक वाव फैक्टर होगा। ओ भारत, सब कुछ बदल गया है। ये जो बदलाव की ताकत है, ये बदलाव की ताकत ही भारत का सम्मान इस कुंभ के अवसर पर, जब 25 करोड़ लोग उस कुंभ में एकत्रित होंगे, दुनिया भर के लगभग 100 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ आएंगे, उस 1.5 महीने के कालखंड के बाद में भारत की छवि ने जिस तरह से एक सकारात्मक परिवर्तन G20 की बैठक के बाद में विश्व के पटल पर देखा, उससे भी बड़ा परिवर्तन भारत की छवि का में अभिवृद्धि करने वाला यह कुंभ होने वाला है।